हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ाई किए थे। आज हम लोग गॉस लॉ के बारे में पढ़ाई करेंगे। गॉस लॉ, कैपेसिटर, आगे तक चैप्टर इस तरह से प्रोसीड करेगा। लेकिन गॉस लॉ पढ़ने से पहले फ्लक्स के बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं और फ्लक्स को स्टार्ट करते हैं। फ्लक्स के लिए जनरली हम लोग इसको फाई बोलते हैं। फ्लक्स के लिए फाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्लक्स को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे। तो फ्लक्स ऐसा है कि किसी भी सेंस में फ्लक्स का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, एक एरिया होना चाहिए। फ्लक्स के कैलकुलेशन में एक एरिया होना चाहिए और इसमें कोई चीज़ क्रॉस होना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ये एरिया है, या फिर जब आगे हम लोग पढ़ाई करते चलेंगे तो फिर से एरिया होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, या फिर सपोज कीजिए कि ये कोई रूम है, उसका गेट है, ये दरवाज़ा है और यहाँ से कुछ लोग क्रॉस कर रहा है। इतने लोग क्रॉस कर रहे हैं इस गेट को, इस दरवाजे को क्रॉस करके रूम में जा रहे हैं। तो यहाँ भी फ्लक्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पे टैप है और यहाँ से पानी निकल रहा है इस तरह से। तो यहाँ भी हम लोग फ्लक्स के बारे में बोलेंगे। तो फ्लक्स में जो मेन कॉमन बात हमको इस चारों एग्जाम्पल से, ये 4 एग्जाम्पल हम लोग लिए, हम लोग ऐसा लगता है कि फ्लक्स में एक एरिया होना चाहिए और एरिया से कुछ चीज़ क्रॉस होना चाहिए। बस ये 2 पॉइंट हो तो हम लोग फ्लक्स का डिस्कशन करेंगे। जैसे इसमें एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है तो यहाँ भी फ्लक्स बोलेंगे। किसका फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। यहाँ पे एरिया है और इससे मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। यहाँ पे कोई गेट है, कोई एरिया है और इस एरिया से लोग क्रॉस कर रहा है तो आदमी का फ्लक्स बोलेंगे। यहाँ पे नल है, टैप है और उसमें से पानी गिर रहा है तो वाटर का फ्लक्स बोलेंगे। तो ये सारा कुछ फ्लक्स का डिस्कशन है जिसमें एरिया होना चाहिए और कोई चीज क्रॉस होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई लिखें और इलेक्ट्रिक के लिए ई लगा दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह से बोला जाएगा कि जैसे कोई एरिया हो और यहाँ एक चार्ज रख दिया जाए, ये एरिया है, यहाँ चार्ज रख दे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करने लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, क्रॉस करना शुरू, तो यहाँ पे फ्लक्स का डिस्कशन होगा, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे इस तरह से बोला जाता है नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है चार्ज से उसको हम लोग काउंट तो कर नहीं सकते, तो ये तो डिफिनेशन के लिए, लेकिन फार्मूला के रूप में निकालने के लिए इसका फार्मूला ये है E.A। आप लोग कोई लोग इसको नोट नहीं कीजिएगा, सब नोट्स में अवेलेबल है, बस सिर्फ समझने का काम कीजिए। समझते चलिए, आप देखिएगा आपका फ्लक्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन हो गया नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग एन एरिया। तो यहाँ लाइंस को तो काउंट कर नहीं सकते, इसीलिए हम लोग फार्मूला के रूप में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को E.A। ई वेक्टर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये हो गया एरिया वेक्टर, ये ए वेक्टर को बोलते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ए होगा वही एरिया और इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये जो एरिया वेक्टर दिख रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो दिख गया एरिया, और इसका जो डायरेक्शन होगा, जो सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर। जब एग्जांपल करते हैं उससे क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक एरिया है, ये स्क्वायर एरिया है। इसमें एरिया वेक्टर के बारे में बात करें सबसे पहले, क्योंकि फ्लक्स का कैलकुलेशन में फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये होता है E.A। तो बार बार हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ फाई भी लिखेंगे। फाई लिखेंगे तभी भी समझ में आ जाएगा कि फ्लक्स ही चल रहा है। चूंकि इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही हो रहा होगा। तो बार बार फाई लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ फाई लिखेंगे E.A। ये हो गया, इस पे ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है। अभी बोले तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये वाला एरिया हो गया, स्क्वायर का एरिया, और इसका डायरेक्शन हो गया जो सरफेस दिख रहा है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर। सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ये फार्मूला अप्लाई कीजिए E.A। E.A और थीटा है यहाँ पे एंगल दोनों का, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा। इसको आगे बढ़ के ऐसे लिख सकते हैं A इंटू ई कॉस थीटा को एक साथ लिख सकते हैं
ई कॉस थीटा। ठीक है, इसी का डायग्राम हमको बनाना है, फिर से बना सकते हैं ऐसे डायग्राम। ये वाला सरफेस पूरा ये हो गया एरिया वेक्टर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक ये और एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, इसको बोलेंगे ई कॉस थीटा, इधर वाले कंपोनेंट। इसका बोलेंगे कंपोनेंट ई कॉस थीटा, थीटा पता है तो, और इधर ई साइन थीटा। यहाँ पे देखिए जो फ्लक्स का कैलकुलेशन चल रहा है, इसमें कौन सा कंपोनेंट आया है, ई कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आया है, साइन थीटा का नहीं आया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसका एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। ये बोलेंगे ई परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाला, इसको बोलेंगे ई परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और ये पैरेलल टू द सरफेस, ई पैरेलल टू द सरफेस। अभी हम इसी को बोल सकते हैं ए इंटू ये ई कॉस थीटा, तो यही है, ई कॉस थीटा तो यही वाला है। तो हम बोल सकते हैं ई इंटू कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर सरफेस के, ये सरफेस है, ये चीज ये वाला सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। तो हम कहेंगे कि फ्लक्स के कैलकुलेशन में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहिए, एरिया तो ठीक है समझ में आ गया, कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का लेना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर है उसी का फॉर्मूला में यहाँ पे जाता है। एक बार बोर्ड पर देखिए और समझिए, नोट नहीं कीजिएगा, नोट्स में सब आपको है, नोट्स में लिखा हुआ है, आप नोट्स में देखिएगा पेज नंबर 1 पे सारा मिलेगा आपको। ठीक है, हम यहाँ पे बोल सकते हैं इन दोनों का कंपोनेंट को देखकर, इसका फ्लक्स होगा और इसका फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट आता है, परपेंडिकुलर वाला। हम बोलेंगे कि पैरेलल का फ्लक्स, इसका फ्लक्स 0 होता है और इसका फ्लक्स होगा। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कोई सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो, जैसे एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक सरफेस है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सरफेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे चलने लगे सरफेस के पैरेलल, तो फ्लक्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल का कोई भी कंपोनेंट पैरेलल का फ्लक्स में पार्टिसिपेट नहीं करता है, फ्लक्स में इसका फ्लक्स 0 हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि सरफेस के पैरेलल चले, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा चले, एरिया वेक्टर तो यही रहेगा, दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री में कॉस थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कॉस 90 0 हो जाता है। तो लोग ऐसा बोलेंगे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो कोई कंपोनेंट नहीं होगा, कोई इसका फ्लक्स नहीं होगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री बनाता हो, इस सरफेस पे 90 डिग्री बनाता हो, तभी फ्लक्स होगा, और उसका ये 90 डिग्री कंपोनेंट है, यही फॉर्मूला में आ जाएगा, ए इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री वाला कंपोनेंट। अभी हम इसको प्रैक्टिकली अब समझना हो तो ऐसे करके समझ सकते हैं, जैसे बकेट लें, उसमें पानी ले लीजिए, पानी लेने के बाद अपने हाथ को डालिए और इस तरह से हाथ को आगे पीछे कीजिए, आपको यहाँ से पानी सब क्रॉस करता हुआ दिखेगा, यानी फ्लक्स का कैलकुलेशन हो रहा है। आपको हाथ का रुकावट होगा, जब ऐसे करेंगे तो हाथ को रोकेगा पानी, लेकिन इस तरह से करना शुरू कीजिए हाथ को, तो बहुत कम रुकावट होगा, क्योंकि पानी का जो फ्लो होगा इसी के पैरेलल होने लगा, आपको रुकावट होगा नहीं। तो जब भी एरिया के पैरेलल चले तो उसका फ्लक्स नहीं होगा, और जब भी आमने सामने से, जैसे पानी ऐसे हो हाथ ऐसे हो, तब जाकर रुकावट होगा, तब जाके फ्लक्स आएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट फ्लक्स में पार्टिसिपेट करता है, 90 डिग्री, इस सरफेस से 90 डिग्री 90 डिग्री पे आ जाए तो, और उसी के पैरेलल चले तो कोई भी कंपोनेंट नहीं आता है, कोई भी उसका फ्लक्स कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, अब फ्लक्स हम लोग क्लोज सरफेस देखते हैं, कोई क्लोज सरफेस है उससे कितना फ्लक्स निकलेगा। जैसे सपोज कीजिए कि एक चार्ज है Q, ये क्लोज सरफेस यहाँ चुन लें, क्लोज सरफेस चुन लिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकल रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह से निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो हम इसके कारण सब जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो ये जो क्लोज सरफेस स्फीयर बन गया है, इससे हमको पूरा का पूरा निकालना है, कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसको फिर से समझते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे एरिया चुनते हैं DA, और इसके कारण सबसे पहले फ्लक्स निकालेंगे। तो इसके कारण फ्लक्स का फॉर्मूला ऐसा करेंगे, E.A के जगह पे छोटा सा एरिया चुने हैं तो DA बोलेंगे, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे।
इंटीग्रेशन करेंगे तो चूंकि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन करना है, पूरा के पूरे स्फीयर का क्लोज करना है, सारा पैक करना है, तो इसके लिए क्लोज इंटीग्रेशन पे सर्किल लगा देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन पे क्लोज सरफेस के लिए यहाँ पे एक सर्किल जैसा लगा देंगे, समझने के लिए सिर्फ। और इतना ज़्यादा डिटेल में इसको जाना नहीं, इतना समझना है कि सर्किल जैसा करने मतलब क्लोज सरफेस के लिए किया गया है। तो ई डॉट डी ए इसी का फार्मूला लगाएंगे। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, और डी ए वेक्टर होता है। डी ए वेक्टर, ये जो वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर ये हो गया डी ए वेक्टर। इन दोनों के बीच थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। ये डिस्टेंस यदि आर हो, ये डिस्टेंस आर हो, तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फार्मूला भी है हमारे पास, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब ये सब कुछ डाटा पता है, यहाँ पे डालना है फार्मूला में। तो फ्लक्स बराबर निकालते हैं, फ्लक्स बराबर इंटीग्रेशन क्लोज है E डॉट डी ए कॉस थीटा, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, तो बस ई डी ए इंटीग्रेशन ई के जगह इतना डालिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ और डी ए। इसमें वेरिएबल क्या है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, डी ए के फॉर्म में। तो ये सारा चीज कांस्टेंट हो गया ना, आर तो ये दूरी है, ये सब जगह पे कितना है डिस्टेंस, सब जगह डिस्टेंस तो आर ही है, सब जगह डिस्टेंस आर है, तो ये आर कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, डी ए वेरिएबल। तो इस सबको बाहर कर लीजिए, फ्लक्स बराबर सबको बाहर कीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ए। अब ये डी ए है छोटा सा ये वाला एरिया, इसको इंटीग्रेशन करते जाए तो पूरा का पूरा एरिया स्फीयर का मिल जाएगा। स्फीयर का पूरा एरिया कितना होता है 4πr², 4πr² कट गया, ये बचेगा कितना Q/ε0। इस फ्लक्स को बोल सकते हैं, इस चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस है स्फीयर, इससे फ्लक्स आया Q/ε0। एक बार देख लीजिए बोर्ड पे, इसको नोट नहीं करेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा, नोट मत कीजिए, क्योंकि ये नोट्स में लिखा हुआ है, आपको जो नोट्स दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं, सब लिखा हुआ है, आपको पेज नंबर 1 पे है नोट्स में, ठीक है। अब इसको समझ लिए कि ये पूरा का पूरा क्लोज सरफेस होता तो पूरा का पूरा फ्लक्स कितना होता, तो इतना होता Q/ε0। और ये कैसे निकालें आपको पता है कि इंटीग्रेशन किए थे यहाँ पे, एरिया डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का ई डॉट ये फार्मूला अप्लाई किए थे यहाँ पे, और उसके बाद आगे बढ़ते गए थे, सॉल्व हुआ है। जैसे सपोज कीजिए कि पूरा का पूरा जो स्फीयर था क्लोज, उसका आंसर ये आया, इस स्फीयर का शेप थोड़ा चेंज हो जाए यहाँ पे, और इस तरह का शेप बन जाए, इस तरह का शेप बन जाए, तो अब टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो अब निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो ई डॉट डी ए किए थे, इन दोनों के बीच एंगल थीटा कितना आया था 0 आया था यहाँ, लेकिन यहाँ पे जब जाएंगे तो सब जो शेप चेंज हो रहा है इसके कारण अलग अलग एंगल आएगा। तो एक तो थीटा का प्रॉब्लम होगा, थीटा 0 होगा नहीं, सब जगह थीटा अलग। दूसरी बार यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस है, यहाँ कुछ और डिस्टेंस है, यहाँ कुछ और डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल हो गया, इन दोनों के बीच का थीटा भी वेरिएबल हो गया। तो अब दूसरी बात ये है कि ये चीज़ में प्रॉब्लम हो गया, डी ए वेक्टर है, ये जो डी ए एरिया है सबको जोड़ते चले गए थे, तो पूरा स्फीयर का एरिया ये डी ए कितना मिल गया था 4πr² स्फीयर का एरिया था, लेकिन यहाँ पे तो स्फीयर अब शेप रहा नहीं, तो ये पूरा एरिया निकालना भी काफ़ी टफ है। तो हम देख रहे हैं कि जब शेप थोड़ा बदल जाए तो इस फार्मूला से जिस तरह से सॉल्व हुआ है इससे सॉल्व नहीं होगा, तब गॉस का एंट्री होता है। अब यहाँ से अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे थे सिर्फ फ्लक्स पढ़ रहे थे, गॉस नहीं पढ़ रहे थे। अभी गॉसला आएगा, गॉस आया यहाँ पे और बताया कि इस तरह का शेप होगा तो आंसर कितना होगा। तो गॉस काफ़ी कैलकुलेशन किया अलग अलग शेप का लेकर, सब अलग अलग शेप का लिए हैं गॉस, और सब बार में वही बताएं कि टोटल फ्लक्स आप लेंगे इस पूरे क्लोज सरफेस से तो बार बार आंसर यही आएगा, यही आंसर, जो ये आंसर यहाँ आया हुआ है यही आंसर। तो गॉस काफ़ी मेहनत करके निकाले कि ये पूरा शेप यदि बदल जाए और पूरा का पूरा निकाले, और कई एक मतलब अलग अलग डिफरेंट शेप का निकाले, तो सब का आंसर बार बार यही आता है। तो यहीं से गॉस लॉ का एंट्री होता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से चाहे किसी भी शेप का हो, यदि फ्लक्स टोटल निकाला जाए तो चार्ज ये डिवाइडेड बाई ε0, यही आंसर आना है। अब यहाँ से हम लोग गॉस लॉ में एंट्री करते हैं। गॉसेस लॉ, ठीक है, तो हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं क्या है। गॉस लॉ देखिए क्या बोला गया, टोटल
फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी शेप का हो, उसका फॉर्मूला है Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, किसी भी शेप का हो, उसका फॉर्मूला बार बार यही आएगा Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे चार्ज है Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 Q4 Q5 और एक क्लोज सरफेस चुन रहे हैं किसी भी शेप का। गॉस लॉ सिर्फ स्फीयर के लिए नहीं है, किसी भी शेप का जो मर्जी, ये क्लोज सरफेस चुन लिए। क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस को गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, गॉसियन सरफेस भी बोला जाता है क्योंकि गॉस इस पे काम कर रहे थे, इसलिए गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो कोई भी क्लोज सरफेस ही चुन लिए किसी भी शेप का, कोई स्फीयर जैसा दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा बोला गया इसके लिए कि इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालना हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा Q इनक्लोज्ड, इस क्लोज सरफेस से निकालना हो फ्लक्स तो हो जाएगा फॉर्मूला Q इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट dA इंटीग्रेशन, क्लोज के लिए ऐसा सर्किल लगाते हैं, इसका Q इनक्लोज्ड, अंदर में इनक्लोज, इसके अंदर में इनक्लोज चार्ज कितना, इतना इतना, ये 3 चार्ज है तो लिख देंगे टोटल कितना हो गया Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस लॉ है। गॉस लॉ है किस लिए, यहाँ पे समझ लीजिए फिर से। गॉस लॉ ये बताते हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी टाइप ऑफ एनी शेप क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस बराबर अंदर में बंद चार्ज, अंदर में इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ एग्जांपल के लिए कोई एक ऐसा सा शेप लिए, इसको क्लोज सरफेस भी बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं। तो अंदर में चार्ज कितना बंद है, ये 3 है, तो इनक्लोज चार्ज की जगह पे ये आ गया Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही होगा टोटल फ्लक्स, यही होगा, ये जो फ्लक्स है टोटल यही है। और फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है E डॉट dA। तो यहाँ पे एक चीज अब समझने वाला बात ये है कि ये जो चार्ज इधर लिखा हुआ है इतना, ये सिर्फ कौन सा चार्ज है, जो कि अंदर में बंद है। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सिर्फ ये 3 के कारण नहीं है, ये एक्चुअली में E डॉट dA है क्या, इन सब सरफेस पे, ये सब सरफेस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये dA होगा वेक्टर इन दोनों का, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ। और ये इन तीनों के कारण सिर्फ नहीं होगा, ये 2 और जो दिख रहा है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है गॉस लॉ का, इस एक्सप्रेशन में राइट साइड का चार्ज जो है ये सिर्फ अंदर में बंद वाला है, और इसके लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर वाले के कारण नहीं है, अंदर और बाहर, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, बोथ चार्ज के कारण, दोनों के कारण है टोटल का टोटल। तो हम बोलेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल चार्ज के कारण है, अंदर और बाहर दोनों के कारण। और यहाँ पे जो फॉर्मूला में आता है Q इनक्लोज्ड, ये सिर्फ अंदर वाला आता है। नोट्स में जाके इसको पढ़िए और अच्छे से इसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ सिर्फ अंदर वाला चार्ज होता है, और लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर दोनों की वजह से होता है। अब इन दोनों का डॉट करेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे, ये पूरा का पूरा काम कर देंगे ये सारे सरफेस पे जाते जाते, तो फाइनल जो आंसर बन के निकलेगा जिसमें Q इनक्लोज के जगह पे ये जो चार्ज है बस अंदर वाला चार्ज रह जाएगा। अब देखिए एक बार, ठीक है, अपने पेज नंबर 2 पे जाइए, अपने नोट्स में पेज नंबर 2 पे जाइए। नोट्स में कई सारे एग्जाम्पल है, उसको देखेंगे और समझेंगे। फर्स्ट वाला एग्जाम्पल तो बिल्कुल आसान है, एक स्फीयर है, बीच में चार्ज रख दिया है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल इस तरह से है, ये क्लोज सरफेस है और यहाँ पे चार्ज है, इससे फ्लक्स चाहिए। तो फ्लक्स फॉर्मूला है इनक्लोज चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। अंदर में तो कोई चार्ज दिख नहीं रहा है, तो कितना, ये तो 0 हो गया, तो टोटल फ्लक्स हो गया 0। अभी ये बताइए कि इसके कारण टोटल फ्लक्स तो 0 आ गया। अभी बताइए कि यहाँ पे ये सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा क्या? नहीं होगा। ये फ्लक्स इसके कारण पूरा का पूरा क्लोज जो सरफेस है उसके कारण फ्लक्स 0 हो गया क्योंकि इनक्लोज चार्ज नहीं है। लेकिन फ्लक्स का फॉर्मूला में E dA इंटीग्रेशन होता है,
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होता है, अंदर में और बाहर में जो भी चार्ज है, तो अंदर में तो नहीं है लेकिन बाहर में तो चार्ज है, इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह होगा ना, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगा, फ्लक्स तो जीरो होगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ई और डी ए का जो डॉट होगा, इन दोनों का डॉट सब जगह करेंगे, करते जाएंगे तो सब जोड़ के मिलाकर, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना है, जोड़ेंगे तब जीरो बन जाएगा। देखिए कैसे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया और यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे जाएगा तो इसको क्रॉस कर जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया और एरिया वेक्टर मान लेते ये है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एरिया वेक्टर ये है, तो ये जो एंगल है 90 डिग्री से ज़्यादा है, कॉस थीटा लगना है, ये दोनों में की कॉस थीटा लगेगा। यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा है, 90 डिग्री से कम है, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, दोनों खत्म हो जाएगा, कटते जाएगा, टोटल मिला के जीरो हो जाएगा। तो हम ऐसा बोलेंगे, इतना डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है, फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि अंदर में चार्ज नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर और बाहर दोनों के कारण होता है, तो इसके कारण तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पे कन्वेंशन है, जैसे सपोज कीजिए क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस से ऐसे ऐसे फ्लक्स निकल रहा है, तो ये बोलेंगे कि बाहर की तरफ फ्लक्स जा रहा है, ये जो सरफेस दिख रहा है इससे सब निकलने वाला फ्लक्स है, लिविंग द क्लोज सरफेस, आउटवर्ड फ्लक्स है। और यहाँ पे बोलेंगे ये क्लोज सरफेस में फ्लक्स अंदर की तरफ आ रहा है, ये इनवर्ड फ्लक्स है, ये क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ निकल रहा है और ये क्लोज सरफेस के अंदर जा रहा है, इंटरिंग द फ्लक्स, लिविंग द फ्लक्स। तो यहाँ पे जब बाहर निकले, इसलिए कन्वेंशन अब लेना पड़ेगा, जब बाहर की तरफ जाता है उसको हम लोग पॉजिटिव फ्लक्स लिया करेंगे। जब बाहर की तरफ किसी भी क्लोज सरफेस से बाहर निकले, आउटवर्ड की तरफ निकले, तो उसको पॉजिटिव फ्लक्स लेंगे, और अंदर की तरफ आए किसी भी क्लोज सरफेस में तो उसको हम लोग निगेटिव फ्लक्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप कह सकते हैं, जैसे क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से कुछ फ्लक्स निकल रहा है और कुछ फ्लक्स इंटर कर रहा है, तो इंटर करने वाला फ्लक्स माइनस हो जाएगा तो माइनस लिखेंगे, इंटर करने वाला कैसा लिए थे माइनस, या -φ1 लिखेंगे, बाहर निकलने वाला फ्लक्स को प्लस लिखते हैं तो +φ2 लिखेंगे। तो नेट फ्लक्स कितना बोलेंगे, नेट फ्लक्स कितना बोला जाएगा, जैसे सपोज कीजिए आ रहा है 2 लोग, जा रहा है कितना 10 लोग, इसको प्लस बोलते हैं, जाने वाले को 10 बोलते हैं, तो 10 जा रहा है 2 आ रहा है, तो 10 में से 2 को घटाएंगे तो 8 बोलेंगे। तो जो आउटवर्ड फ्लक्स है φ2, इसको प्लस बोलेंगे, इसको माइनस, तो नेट हो गया φ2 - φ1, φ2 - φ1 नेट फ्लक्स। और नेट फ्लक्स का फॉर्मूला है, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला है Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट फ्लक्स का ही ना फॉर्मूला है गॉस लॉ में, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला इनक्लोज चार्ज बटा एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि इसके अंदर में कितना चार्ज जमा हो सकता है, कितना हो सकता है, तो Q इनक्लोज बराबर एप्सिलॉन नॉट का इससे गुना कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको देख लीजिए कौन सा पॉइंट था अपना नोट्स का, नेक्स्ट पॉइंट था, पेज नंबर 2 का पॉइंट था, इसको देख लीजिए। अभी नोट्स में जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल है और देखना शुरू करते हैं। जैसे क्यूब है, एक क्यूब है, क्यूब के ठीक सेंटर पे एक चार्ज को रख दें तो टोटल फ्लक्स कितना, टोटल फ्लक्स गॉस लॉ बोलते हैं ना, क्लोज सरफेस हो गया, क्यूब मतलब ये क्लोज सरफेस हो गया, तो टोटल फ्लक्स अंदर में बंद कितना है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टोटल। इस क्यूब से, ये क्यूब अब जैसा स्क्वायर जैसा दिख रहा है, चाहे तो अब क्यूब जैसा इसको ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से क्यूब बना सकते हैं, अंदर में चार्ज रख दिया जाए तो टोटल क्यूब से कितना होगा, चार्ज अंदर में बंद बटा एप्सिलॉन नॉट, इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी हम लोग देखें यहाँ पे, तो इस चार्ज का यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सभी सरफेस से डिस्टेंस तो सेम है, तो यहाँ से जो चार्ज निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड गिरेगा, इसके कारण जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, उसके कारण यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही जाएगा, यानी इन दोनों से फ्लक्स क्या हो गया, सेम। हम कहेंगे कि जितना भी फेस है क्यूब के ठीक बीचों बीच है सेंटर पे, तो उस सेंटर से चारों तरफ देखें तो सब जगह डिस्टेंस तो बराबर है। और एक चीज़ और, फ्लक्स का मतलब इतना भी नहीं कि हम लोग बिल्कुल एकदम बुक की तरह पढ़ना शुरू करें इलेक्ट्रोस्टैट जैसा, फ्लक्स को एकदम ईजी लैंग्वेज में समझिए। जैसे ये जो चार्ज दिख रहा है ना, बल्ब जैसा इसको मानिए, बल्ब है, और बल्ब से लाइट निकल के यहाँ से लाइट निकल के इस फेस पे गिरेगा। अब ये बताइए, यहाँ से जब लाइट निकलेगा तो ये फेस और ये फेस बिल्कुल सिमेट्रिकल है, सेम दूरी पर है, तो यहाँ से जितना लाइट इस पे निकलेगा आएगा, यहाँ से भी लाइट उतना ही गिरेगा, यहाँ से भी लाइट सभी पे जाएगा, तो सब पे सेम फ्लक्स जाएगा। फ्लक्स करने का मतलब चार्ज है, और चार्ज करने वाला टॉर्च है, बल्ब है, और वहाँ से लाइट निकल के किसी एरिया पे गिरने वाला है, तो हो गया फ्लक्स।
तो हम कहेंगे कि सारे के सारे फेस से सेम फ्लक्स निकल रहा है, इसलिए एक सरफेस से मांगे वन फेस से तो जितना टोटल निकला है, कितना फेस होता है क्यूब का, 6 फेस होता है, तो टोटल का 1/6 वन फेस से फ्लक्स निकलेगा 1/6 टोटल का, इसलिए क्योंकि सारा डिस्टेंस सेम है, इक्वल है। इसको समझिए, नोट नहीं करना है, बार बार बोलते हैं आपको, क्योंकि आप लोग नोट जब करेंगे ना तो नोट्स करने के बनाने के चक्कर में रहेंगे। मेरा नोट्स अवेलेबल है आपके पास, उसको आप डाउनलोड करके प्रिंट जरूर ले लीजिए, सामने में रखिए, जब भी समझाएं तो इसको समझ लीजिए, और जब बोले कि आप देखिए खुद का नोट्स तब देखिएगा नोट्स। लिखना नहीं, लिखेंगे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, सिर्फ समझने पे काम कीजिए। और फिजिक्स समझने का है, समझ गया आपको नंबर आएगा। अभी आपको थोड़ा सा और डिटेल में इसको जानने का जरूरत है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि सेंटर से हटाकर यहाँ पे रख दें, सेंटर से डिस्प्लेस कर दे, सेंटर से हटाकर यहाँ पे चार्ज को रखते हैं, चार्ज मतलब बल्ब, टॉर्च, यहाँ पे रख दे। अब कह रहा है कि टोटल फ्लक्स कितना, ये दोनों को फिर से निकालना है, तो क्यूब के अंदर में ही अभी भी, तो टोटल फ्लक्स तो वही होगा, अंदर में बंद बटा एप्सिलॉन नॉट। लेकिन वन फेस से ये नहीं होगा, वन फेस से इतना नहीं बोलेंगे। देखिए क्यों, क्योंकि जब यहाँ से हटाकर जब यहाँ रख दिए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम तो नहीं है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन ये वाला ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो सेम नहीं है। तो यहाँ से जितना टॉर्च का लाइट इस पे जाएगा, इस दीवार पे, यहाँ से टॉर्च का लाइट इस दीवार पे कम जाएगा, दूर है, तो हम बोलेंगे इन दोनों से तो फ्लक्स सेम नहीं ना है, तो 1/6 तब ना करते हैं जब सारे फेस पे समान हो, सभी पे सेम हो। तो यहाँ पे ये दोनों फेस से अलग है, ये दोनों तो सेम है पर ये दोनों तो अलग है, तो 1/6 नहीं कर सकते, इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा। एक फेस से इतना दूर से निकालने के लिए बोले तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, काफी टफ होगा, जो कि पूछेगा नहीं आपको। बस इतना ही समझ लेना कि वन फेस का 1/6 नहीं करेंगे इस केस में। जब बीचों बीच रहता है ठीक मिड पॉइंट पे, सेंटर पे, तो 1/6 कर सकते थे। अभी हम लोग फिर से करते हैं काम। जैसे सपोज कीजिए कि एक क्यूब है, इसके सेंटर पे एक चार्ज को रख दें, इतना ही दूर इधर भी जाकर एक और चार्ज को रख दे, इतना जितना दूरी ये है इतना ही दूरी यहां भी रख दे एक चार्ज। अब आपसे क्वेश्चन है कि इस क्यूब से टोटल कितना, इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना। तो क्वेश्चन यही ना है फॉर्मूला, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज कितना, इतने दूर में बंद चार्ज तो यही दिख रहा है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वही आंसर होगा। अब आपसे पूछे वन फेस से कितना, तो अब हम लोग यदि अब ऐसा लिखते हैं 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये गलत हो गया, ऐसा नहीं होगा। वन फेस से आपसे पूछे तो 1/6 नहीं कर सकते, इसलिए कि क्यूब तो ठीक है दिख रहा है, ये चार्ज जब नहीं रहता है तभी ना सब पर सिमेट्रिकल लाइट जाता था। ये एक दीवार है, आप यहाँ पे देखिए कि चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में टॉर्च जा रहा है लाइट, और यहाँ से ऐसे जा रहा है लाइट, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस फेस में तो अलग टाइप का बिहेवियर हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे वन फेस से निकालना तो 1/6 नहीं बोलेंगे, ठीक है। टोटल फ्लक्स कितना हुआ, तो पूरा क्यूब का क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर में बंद तो क्यू ही है, तो ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम वन फेस का बारी आ गया कि वन फेस से निकालिए, तो ये जब नहीं रहता तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है, 1/6 आप कह सकते थे क्योंकि सारे फेस से सेम है। लेकिन जैसे ही चार्ज यहाँ पे आ गया, अब चार्ज यहाँ आने से अब सारा फेस सिमेट्रिकल नहीं, इस फेस से देखिए एक चार्ज ऐसा है, दूसरा चार्ज यहाँ है, इसमें एक इधर है, इसमें अलग है, तो अब ऐसा नहीं बोलेंगे वन फेस से। अब आपसे पूछ दिया क्वेश्चन कि इस फ्लक्स से अभी इस फेस से निकालिए, ठीक है, इस फेस का फ्लक्स कितना होगा, सिर्फ ये वाला फेस से कितना होगा। आपको लेना देना नहीं, ये पूरा का पूरा जो क्यूब बना हुआ है आपको लेना देना नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कि सिर्फ इस फेस से कितना होगा, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसको हटा सकते हैं, इसको हटा लीजिए, इमेजिन कीजिए कि हट गया, सारा क्यूब खत्म, बस वो फेस बच रहा है, ये फेस एक बच रहा है। एक दीवार जैसा मान लीजिए, एक दीवार है, इधर से टॉर्च का लाइट गिरा, तो इधर से टॉर्च का लाइट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया, दाहिने साइड को क्रॉस कर गया, और यहाँ से चार्ज, यहाँ भी सिमेट्रिकल चार्ज है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर गया। हम ऐसा बोलेंगे कि इस दीवार को, इस एरिया को दाहिने साइड जितना क्रॉस करता है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बाएं भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है और ये डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, तो जितना दाहिने साइड क्रॉस करता है उतना बाएं साइड क्रॉस करता है, इसीलिए नेट फ्लक्स कितना, जैसे एक रूम है, एक दरवाजा है, दरवाजे पे जितना लोग गया उतना लोग आ गया, तो नेट फ्लक्स कितना है, 0 है। तो यहाँ भी वैसा ही करेंगे, इस दीवार को जितना क्रॉस किया इधर साइड में, उसी दीवार को इधर क्रॉस कर गया उतना चार्ज,
क्योंकि दोनों चार्ज तो सेम है, तो नेट फ्लक्स कितना बोलेंगे, 0। तो इसको ऐसे करके पूछेगा आपसे क्वेश्चन, क्यूब है, इसके सेंटर पे चार्ज, इतना ही डिस्टेंस पे एक और चार्ज है, इससे फ्लक्स कितना, तो क्या आंसर देंगे, 0। इस पूरे क्यूब से कितना, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस फेज से कितना, तो इस फेज का आंसर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इधर से जितना क्रॉस करेगा लाइन, इसके कारण भी उतना ही लाइन क्रॉस कर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कट के 0 हो जाएगा। अगला केस है क्यूब के एज पे, इस एज पे सॉरी फिर से इसको करते हैं, ठीक है, अंदर आगे करा। अगला केस ये है, क्यूब है, क्यूब के इस वाले फेस पे चार्ज को रख दिया जाए, क्यूब के एक फेस पे, फेस के सेंटर पे रख दिया जाए, तो कितना फ्लक्स होगा, थोड़ा सोचिए। अभी हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि एक और क्यूब आप चाहें तो आप ले सकते हैं, एक और क्यूब ले लीजिए, दो क्यूब ले लिए, दोनों क्यूब के अंदर में चला गया पूरी तरह से, ये जो चार्ज है, ये दो क्यूब, जब दो क्यूब लिए हैं, दो क्यूब लेने से पूरा का पूरा अंदर चला गया है चार्ज, तो टोटल इन दोनों मिलाकर टोटल फ्लक्स कितना, टोटल फ्लक्स इस वाले क्यूब से, बड़ा वाला जो क्यूब दिख रहा है, ये दोनों क्यूब मिला के जो बना है क्यूब, उसके कारण कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब से कितना, 1 क्यूब से कितना, दोनों तो सिमेट्रिकल है, तो 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे भी करके इस डायग्राम को सिंपल डायग्राम देखना है तो ऐसे देखिए, क्यूब है, यहाँ पे चार्ज को रख दिया है, फेस पे रखना है तो यहाँ पे रखा हुआ है, तो एक और आप क्यूब ले लिए, इन दोनों का टोटल कितना हो गया, टोटल ये हो गया क्यू बाई, अंदर में तो ये नहीं चार्ज है, पूरा का पूरा यही चार्ज है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को चूंकि सिमेट्रिकल है तो एक का आधा होगा, दूसरे का आधा होगा, तो एक से कितना, तो 1/2, यानी कि इस क्यूब से आपको निकल गया 1/2। उसी तरह से और सारा केस है, चार्ज को एज पे रखना, कॉर्नर पे रखना, तो सारा नोट्स में पॉइंट लिखा हुआ है, आप देखिए। आप लोग लगभग जो तैयारी करते हैं नीट का और जेईई मेन का, वो लगभग लोग ये जानते हैं कि कॉर्नर पे रख दें तो कितना होगा, एज पे रख दें, तो जल्दी से एक बार देख लीजिए तो नोट्स में, ठीक है। आगे हम लोग देखिएगा, क्यूब है, इसके एज पे, यहाँ पे एक चार्ज को रख दिया गया, तो अब पूछ रहा है, तीसरा पॉइंट है अपने नोट्स का, देखिए एज पे रखने पे कितना होगा। तो इसको चार्ज 4 क्यूब से बंद किया जा सकता है, एक ऐसे करके आप ले सकते हैं, एक क्यूब यहाँ पे और 2 क्यूब ऊपर में, एक यहाँ और एक और क्यूब, 4 क्यूब से बंद हो जाएगा। इसको डायग्राम ठीक से बना नहीं है, इसको आप फिर से आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एज पे रख दिया जाए, तो एक क्यूब और ले लीजिए, ऊपर में भी एक क्यूब ले लीजिए, एक क्यूब और ले लीजिए, 4 क्यूब से पूरा का पूरा बंद हो गया, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब से कितना, एक क्यूब से कितना हो जाएगा, तो 4 लगा हुआ तो 1/4 लगा दीजिए, 1/4 क्यू बाई एप्सिलॉन। ये सब क्वेश्चन आप आज के टाइम पे नहीं पूछा जाता है, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है जो काफ़ी पहले ऐसा पूछा जाता था, अभी ऐसा नहीं पूछा जाता है, फिर भी थोड़ा बहुत चीज़ सब समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चार्ज कॉर्नर पे है, तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे क्यूब है, इसके कॉर्नर पे यहाँ पे एक चार्ज रख दें, तब इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो इसको समझने के लिए कितना ऐसा क्यूब चुने कि ये पैक हो जाए, ये सबसे पहले हमको ये सोचना है कि कॉर्नर पे रखने पे कितना ऐसा क्यूब चुने कि पूरी तरह से पैक हो जाए, क्योंकि गॉस लॉ किसके लिए दिया गया है, गॉस लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए है, पूरा का पूरा सरफेस क्लोज हो, अंदर में चार्ज कितना बंद है उतना बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये चार्ज का कुछ हिस्सा तो क्यूब के अंदर है और कुछ हिस्सा बाहर भी है, तो हमको देखना पड़ेगा कि कितना से ये बंद हो जाता है, पैक हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे करके ऐसा देख सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए, प्रैक्टिकल करके इसको देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये कॉर्नर आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, इस कॉर्नर पे एक चार्ज है, मान लेते हैं कि यहाँ पे कॉर्नर पे एक चार्ज है, इस कॉर्नर पे एक चार्ज है, इसको मार्क लगा लीजिए चारों तरफ से। तो यहाँ पे देखिए, इस कॉर्नर पे मान लेते हैं कि एक चार्ज है, जो रेड कलर का दिख रहा है चार्ज है।
अब कितना क्यूब से पैक होता है हम लोग देखते हैं। एक ये है, एक और क्यूब लेकर आए, नीचे से रख दिए, थोड़ा सा हिस्सा ढक गया, थोड़ा सा पैक हो गया हिस्सा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और क्यूब लेकर आते हैं, एक और क्यूब लेकर आए, इसको यहां से रख दिए, पैक कर दिए, 3 क्यूब हुआ। एक और क्यूब लेकर आएंगे, एक और क्यूब लेकर आए और इसको यहां से पैक कर दिए। नीचे में कितना क्यूब ले लिए? 4 क्यूब से इसको पैक कर दिए। फिर भी देखिए ऊपर में रेड कलर का दिख रहा है, यानी यहाँ पे चार्ज अभी भी दिख रहा है। तो अब 4 क्यूब नीचे में रखे हैं, ये जो 4 क्यूब हम लोग रखे हैं नीचे में रखे हैं, ऐसा 4 क्यूब ऊपर से भी ला के रख दें तो रेड जो हिस्सा दिख रहा है, ये जो रेड दिख रहा है, ये रेड नहीं दिखेगा, मतलब चार्ज कहाँ चला जाएगा? अंदर चला जाएगा। तो कितने क्यूब से पैक हुआ? 8 क्यूब से। फिर से आप देख सकते हैं, एक चार्ज लिए, एक इधर से क्यूब लिए, 2 और लेकर आए, पैक कर दिए, तो अभी भी चार्ज का कुछ हिस्सा जो ऊपर में दिख रहा है। तो 4 लिए थे, 4 ऊपर से ला के रख दे तो 8 से पूरी तरह से पैक हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा कितना हो गया? 8 टोटल हो जाए तो टोटल फ्लक्स कितना? टोटल फ्लक्स हो गया क्यू बाई, ये कितना से? 8 क्यूब से। टोटल का टोटल 8 क्यूब था, नीचे 4 और ऊपर 4, सब मिलाकर टोटल 8 क्यूब से टोटल होगा। अंदर में बंद कितना है? क्यूब बंद है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब से कितना? 1 क्यूब से कितना हो जाएगा? तो 8 लगा हुआ है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है 8 हो, तो 1/8 कर देंगे तो 1 से निकल जाएगा। 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1 क्यूब से हो गया 1/8। अब हम लोग यहां से देखते हैं, फिर से इसको और डिटेल में ज़्यादा समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का चांस है। यहाँ पे जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये चार्ज हो गया। 1 क्यूब से हम लोग निकालने कितना? 1/8। 1 क्यूब से कितना है? 1/8, इससे निकल चुका। अभी हम लोग देखेंगे ये जो यहाँ पे रखा हुआ है चार्ज, इसके कारण फ्लक्स, ये सब 6 फेस जो दिख रहा है, कहाँ से निकल रहा है? तो यहाँ से जो चार्ज निकलेगा इस फेस के पैरेलल होगा, क्योंकि यही कॉर्नर पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो चलेगा। जब चलेगा तो कैसा चलेगा? बिल्कुल पैरेलल चलेगा। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे थोड़ा देर पहले, कि कोई भी सरफेस हो उसके पैरेलल चलने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसका फ्लक्स नहीं होता। कोई जैसे सरफेस ये है, उसी सरफेस के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड चले तो उसका फ्लक्स नहीं होगा, जब तक कि 90 डिग्री से आके कट नहीं करे, तब तक फ्लक्स का कैलकुलेशन नहीं होगा। कोई भी सरफेस हो उसके पैरेलल में चले इलेक्ट्रिक फील्ड तो फ्लक्स नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आता था? पैरेलल वाला नहीं, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आता था फ्लक्स के कैलकुलेशन में। सीधा सीधा आप समझते हैं, कोई भी सरफेस हो उसके पैरेलल चले इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। 90 डिग्री से चले तो उसी का फॉर्मूला होता है E इंटू एरिया। अभी यहाँ पे ये जो चार्ज रखे हैं, यहाँ पे चार्ज को आप चार्ज नहीं समझिए, बल्ब समझिए। बल्ब है तो बल्ब से लाइट निकलना शुरू होगा, तो जो ऊपर वाला जो फेस दिख रहा है, ये वाला जो सरफेस, इस सरफेस पे बल्ब का लाइट सीधा सीधा पैरेलल जाएगा, इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। फिर इससे कनेक्टेड ये वाला भी है, इस कॉर्नर से कनेक्टेड है, तुरंत अटैच है ये वाला फेस। इस फेस पे भी बल्ब का लाइट कैसा जाएगा? पैरेलल जाएगा। यहाँ पे यदि बल्ब आप जला के इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे आप बल्ब जला रहे हो इस कॉर्नर पे, तो यहाँ से कैसा जाएगा? पैरेलल जाएगा। तो पैरेलल जाएगा तो इससे भी फ्लक्स 0। यहाँ पे आइए, ये बल्ब जल रहा है, इस फेस से भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल चलेगा। 1 2 3, इस 3 फेस से फ्लक्स 0 हो गया। इस 1 क्यूब से कितना आया था? 1 क्यूब से आया था 1/8, और इस क्यूब का हम देख रहे हैं तो 3 फेस से तो 0 हो रहा है, बाकी 3 फेस, एक नीचे एक इधर 3 फेस बचा है, तीनों सिमेट्रिकल है, तो एक फेस से निकालना हो तो कितना हो गया? 1/3 होगा, क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 1 फेस से कितना? 1 फेस से कितना? तो ये जितना है उसका 1/3, क्योंकि 3 फेस से तो 0 ही हो गया, बाकी 3 फेस का बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो 1/3 कर लेंगे। 1/3 इंटू 1/8 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा? क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लोग नोट्स में नहीं लिखा हुआ होगा तो आप लिख लीजिएगा, 1 फेस से कितना होगा इसको आप लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट है नोट्स का, डायपोल ले लीजिए, -q + q। ये क्लोज सरफेस चुन लिए, इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना होगा? फॉर्मूला है q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इनक्लोज चार्ज कितना है इसके अंदर? दोनों मिला के 0 हो जाएगा, फ्लक्स 0। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू एरिया, इसी का इंटीग्रेशन होता है, इसका फ्लक्स का फॉर्मूला E इंटू एरिया होता है। फ्लक्स तो 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं। फ्लक्स तो 0 आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं
डाइपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पिछले क्लास में जानते हैं निकालना, इक्वेटोरियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, सभी जगह पे निकाला जा सकता है। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, फ्लक्स तो जीरो हो गया लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, डाइपोल के कारण कुछ ना कुछ आएगा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, ई डॉट ए, इन दोनों का डॉट करेंगे, पूरा इंटीग्रेशन कर देंगे तो सब मिलाकर कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट अपने नोट्स का पेज नंबर 3 पे जाइएगा तो ऊपर में 7वां नंबर पॉइंट है, उसको देखिए समझिए। जैसे एक सरफेस लिया गया, एक्चुअली में हम बना रहे हैं, एक्चुअली क्वेश्चन में आप नोट्स में ऐसे करके बनाया हुआ है, इस तरह का सरफेस है, यहाँ से कुछ दूर जाके एक चार्ज है तो इससे फ्लक्स बोल रहा है, तो हम इसी को ऐसा बनाते हैं। और यहाँ से कुछ दूर जाके एक चार्ज है, ये दूरी डिस्टेंस है a/2 और ये डिस्टेंस पूरा a है। इसी डायग्राम को ऐसा बना लिए सिंपल करने के लिए। कह रहा है कि इस जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये दूरी a/2 है तो ये भी दूरी भी a/2 हो गया इधर, और एक क्यूब जैसा ले लीजिए, पूरा क्यूब, ये दूरी a है, ये इसका लेंथ, तो ये भी लेंथ कितना हो गया a/2 मिलाकर a हो गया चारों तरफ, ये क्यूब बन गया पूरा का पूरा। एक क्यूब के सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यूब, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स Q/ε0। तो ऐसा कितना फेस बनता है, ऐसा कितना फेस बनता है, 6 फेस बनता है। आपसे तो बोला है सिर्फ इसी फेस से ना, इसी वाले फेस से ना, ये वाला फेस है ये बोलिए, तो 1 फेस से कितना, तो ये तो वही केस हो गया कि क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है तो सब सिमेट्रिकल ही है, तो 1/6 कर लेंगे, 1 फेस है 1/6 Q/ε0। नोट्स में देख लीजिए। अपने नोट्स में पेज नंबर 3 का सबसे नीचे में जाइए, अपने नोट्स के पेज नंबर 3 के सबसे नीचे में जाइए, जो पॉइंट उसको डिस्कस करते हैं। ऐसा पॉइंट है, एक हॉलो सिलेंड्रिकल सरफेस है, एक सिलेंडर मान लीजिए, हॉलो सिलेंडर है, लेकिन ये वाला सरफेस बंद है, इधर भी अंदर में हॉलो है पूरा, और ये सरफेस, ये दोनों बंद सरफेस है, ये कर्व सरफेस है, और ठीक बीच में एक चार्ज को रख दिया है। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इस पूरा का पूरा सरफेस से, टोटल फ्लक्स कितना हो गया, Q/ε0। ठीक है, अंदर में बंद तो यही है, तो ये हो गया पूरा का पूरा कर्व सरफेस। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ये है पूरा कर्व सरफेस, यहाँ पे आप देखिए ये पूरा का पूरा कर्व सरफेस दिख रहा है। इसके अंदर में चार्ज को रख दें या टॉर्च को रख दें अंदर में, तो ये कर्व सरफेस होगा, यहाँ से टॉर्च का लाइट निकलेगा पूरा का पूरा, और ये प्लेन सरफेस, ये 2 प्लेन सरफेस है, तो इन दोनों से भी कुछ लाइट या कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो यहाँ पे इससे बोलेंगे कि फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, और इससे बोलेंगे फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस। यहां भी फ्लक्स हो गया थ्रू प्लेन सरफेस। तो हम टोटल फ्लक्स को डिवाइड कर सकते हैं, तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस प्लस ये कर्व सरफेस पूरा का पूरा जो कर्व दिख रहा था उसके कारण फ्लक्स, प्लस इन दोनों से निकलेगा, क्योंकि चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ऐसे ऐसे बाहर निकलेगा, फिर ऐसे बाहर निकलेगा, तो यहाँ से भी बाहर की तरफ निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से भी बाहर की तरफ निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है, ठीक सेंटर पे है इन दोनों के, ठीक, तो इन दोनों का फ्लक्स बराबर होगा, तो हम लिख सकते हैं 2 × इधर से निकलने वाला फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए, इतना आ जाना चाहिए, Q/ε0। तो फिर से समझ लीजिए, जैसे सिलेंड्रिकल सरफेस है, सिलेंड्रिकल कोई सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर है, अंदर में चार्ज रख दिए यहाँ पे, तो कर्व सरफेस एक पूरा का पूरा कर्व बनता है, पूरा का पूरा कर्व के कारण कुछ आंसर आएगा, प्लस 2 प्लेन सरफेस है, इन दोनों का भी आएगा, तो दोनों चूंकि ठीक ये दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से लाइट और यहाँ से लाइट बराबर पड़ेगा दोनों पे, तो इन दोनों से फ्लक्स सेम होगा, तो डबल कर लीजिए इसका, प्लेन का डबल, ये दोनों जोड़ेंगे तो टोटल फ्लक्स हो गया, ये टोटल फ्लक्स हो गया, और कितना आ जाना चाहिए, वो अंदर में चार्ज जितना बंद है बटा ε0। देख लीजिए नोट्स में है, नोट्स में नीचे में जाके देखिए, सबसे लास्ट में पेज नंबर 3 के नीचे में। अभी हम लोग कोन के कारण इसको इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, जो कि नीट और जेईई मेन का तैयारी कर रहे हैं, कोन के कारण फ्लक्स निकालना। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे कोन बना है,
ये एरिया लिए, ये एंगल थीटा लिए, और ठीक यहाँ पे एक चार्ज को रख दिए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज को रख दिए, ये कोण दिख रहा है, इसके वर्टेक्स पे यहाँ पे एक चार्ज को रख दिए। अब इस कोण से फ्लक्स निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, यहाँ से ऐसे पास किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड गया, यहाँ से पास किया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड गया, यहाँ से पास किया। ये तो एरिया है। हम लोग पढ़ें कि किसी भी एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना शुरू हो जाए तो फ्लक्स का डिस्कशन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे चार्ज को रख दिए कोण पे, और ये कोण का बाउंड्री है, ये सब बाउंड्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से तो ऐसे निकलेगा, ये तो पॉइंट चार्ज है, इसके कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। लेकिन इतना दूर से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, तो यहाँ निकालना है फ्लक्स कितना होगा। तो हम इसको समझा देंगे। पहले आपको याद रखना है कि कोण के कारण, इस कोण के कारण फ्लक्स कितना होता है, इसको आप याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, ये जो ऊपर का एक लाइन लेंथ है आपका, जो कोण का डायगोनल, और सीधा सीधा जो हाइट आता है कोण का, कोण यदि ऐसे बनाए तो इसको हाइट बोला करते हैं, इन दोनों के बीच का, यानी कि पूरा का पूरा एंगल नहीं है, पूरा का पूरा एंगल नहीं है थीटा, आधा एंगल, इसी को थीटा बोल रहे हैं, वही थीटा यहाँ पे जाएगा, यही थीटा ये फॉर्मूला में जाना है। ये कैसे आता है आप चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पर आपको जरूरत नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि कोण है, ये वाला व्यू दे रहे हैं, तो ये एंगल हो गया कितना, थीटा। हमको निकालना है कि इस कोण से, ये जो कोण सामने से देखें एरिया, ये सर्कुलर नहीं दिखेगा आपको, प्लेन दिखेगा, तो एक स्फेयर जैसा आप कंसीडर कीजिए, एक स्फेयर मान लीजिए, चारों तरफ एक स्फेयर है, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। तो हम लोग ये वाला एरिया सबसे पहले निकालेंगे कितना है। तो इसको जब इंटीग्रेशन से निकलता है एरिया, तो ये जो एरिया है वो एरिया निकल कर आएगा इंटीग्रेशन, छोटा सा रिंग जैसा लेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये एरिया आता है 2πr² 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो एरिया आएगा इतना दूर, ये जो एरिया आएगा, रिंग तो इतना ही दूर है ना, रिंग इतना ही दूर है, ये सॉरी रिंग नहीं, ये कोण, ये जो कोण है, ये कोण बस इतना ही दूर है, ये लेकिन स्फेयर का पार्ट है, पूरा का पूरा एक स्फेयर से पैक कर लिए, तो इतना जो एरिया है वो है 2πr² 1 माइनस कॉस थीटा। टोटल फ्लक्स कितना होता है, टोटल फ्लक्स पूरा स्फेयर से Q/एप्सिलॉन नॉट, Q अंदर में बंद है, तो हमको इतना से, सिर्फ कोण वाला जो पोर्शन है, इतना पोर्शन से ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है कोण का, ये वाला या ये वाला बोलिए, दोनों से तो सेम ही निकलेगा, उतना से फ्लक्स फाइडेस कितना निकलेगा। तो एरिया कितना था, ये 2πr² 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये एरिया, पूरा का पूरा एरिया कितना होता है 4πr² बराबर इंटू Q/एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल कितना हो जाएगा, कट के 2, यानी कि Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि ये जो आपको इलोबरेट करके ये सब समझाते हैं, ये सब आप नहीं देखा कीजिए ज़्यादा, एक बार आप देख लीजिए कैसे कैसे हुआ है। जो IIT की तैयारी करने सिर्फ वो लोग, जेई मेन और मेडिकल वाले ये एक्सप्लेनेशन को नहीं देखना इतना, बस उन लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि कोण है, कोण के कॉर्नर पे पॉइंट पे रख दिया जाए वर्टेक्स पे एक चार्ज को, तो इसके बेस से जो कि एरिया बनता है, इस एरिया से कितना निकल कर जाएगा फ्लक्स, उसका फॉर्मूला कोण के कारण इस बेस से कितना निकलेगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। आप नोट्स में लिख लीजिएगा, नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, तो आप नोट्स में बस इसको नोट कीजिएगा, ये इसको नोट नहीं करना, इधर का एक्सप्लेनेशन को नहीं नोट करना। दो केस लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा यहाँ से यहाँ तक सब जगह पे स्पेस में है, ये यूनिफॉर्म का केस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म का केस है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे एक सरफेस को इमेजिन करते हैं, एक क्यूब को अंदर में, क्लोज सरफेस को इमेजिन कीजिए, क्यूब है ये क्यूब है, इमेजिन कीजिए किसके अंदर में क्यूब को इमेजिन करते हैं, या इसके अंदर में भी एक क्यूब को इमेजिन करते हैं। ये क्लोज सरफेस हो गया, क्यूब मतलब कैसा हो गया, क्लोज सरफेस। यहां भी एक क्लोज सरफेस को इमेजिन कीजिए। अभी यहां पे देखिए कि कितना फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है,
और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल, इस क्लोज सरफेस के बारे में बात करते हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, यूनिफॉर्म है, और यहाँ भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। इन दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अंतर है। नॉन यूनिफॉर्म का केस न है तो यहाँ पे E1 मान लीजिए, यहाँ पे E2 मान लीजिए। अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले तो सबसे पहले ये बताइए इसके कारण फ्लक्स कितना होगा इस सरफेस से। तो आप लोग सबको ही जानते हैं ये सरफेस के पैरेलल चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई फ्लक्स नहीं होगा क्योंकि इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा होगा 90 डिग्री बना लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में 90 डिग्री बन जाए तो फ्लक्स कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे भी हम लोग पहले से जानते हैं कि सरफेस के पैरेलल चले तो उसका कोई भी फ्लक्स नहीं होता है, तो इसका कोई फ्लक्स नहीं होगा, इसका तो फ्लक्स होगा नहीं, इसका तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। चलिए इन दोनों के बारे में देखिए, ये वाला फ्लक्स इंटर कर रहा है और ये फ्लक्स निकल रहा है, तो लीव करेगा, किसी क्लोज सरफेस से बाहर की तरफ निकल रहा हो उसको प्लस बोलते हैं और इंटर करने वालों को माइनस बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि इस वाले सरफेस से ये वाले जो फेस दिख रहा है क्यूब का, इससे जो फ्लक्स होगा फाइबर माइनस ई इंटू ए। ई इंटू ए क्या हो गया, ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया एरिया। एरिया क्या होगा, स्क्वायर जैसा होगा पूरा का पूरा, ये क्यूब ना है तो ये एरिया तो स्क्वायर होगा ना, ऐसा होगा ना, ऐसा सरफेस ना बना होगा तो ये चीज पूरा का पूरा स्क्वायर बनेगा पूरा का पूरा। तो इसमें यदि फ्लक्स निकालेंगे तो ई इंटू एरिया ये, और ये माइनस इसलिए लगा दिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रहा है, और इससे फ्लक्स यदि निकालना हो φ2 तो ई इंटू एरिया इसमें भी, लेकिन ये बाहर की तरफ निकल रहा है, इसको प्लस बोलेंगे, इसको माइनस बोलेंगे। यहाँ पे नेट फ्लक्स कितना, नेट फ्लक्स प्लस और माइनस है, φ1 प्लस φ2 कीजिए, ये दोनों को करेंगे प्लस और माइनस मिला के कितना हो जाएगा, 0। और नेट फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर में कोई आपसे पूछे कि कितना चार्ज बंद हो सकता है, कोई ऐसा क्लोज सरफेस चुन ले तो अंदर में कितना बंद हो सकता है, तो कितना बंद हो सकता है, यहाँ से आंसर आ गया इनक्लोज कितना, 0। Q इनक्लोज कितना हो जाएगा, 0। तो यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी एक क्लोज सरफेस आप चुन लें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कोई भी क्लोज सरफेस, ये तो क्यूब अभी चुने थे ना, किसी भी शेप का, स्फेयर चुन लीजिए, किसी और भी शेप का, तो कोई भी क्लोज सरफेस आप चुन लेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना दिखाएगा, 0 दिखाएगा, क्योंकि जितना आएगा उतना निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है दोनों। तो टोटल फ्लक्स 0 है, तो ये फॉर्मूला जब लगाएं तो अंदर में बंद चार्ज कितना होगा, वो भी 0 आ जाएगा। ये समझ में आ गया, तो वहां पे काम शुरू करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में इससे फ्लक्स तो 0 ही होगा क्योंकि पैरेलल चलेगा इन दोनों से। देखिए इससे फ्लक्स कितना, माइनस E1 इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इससे फ्लक्स कितना, प्लस E2 इंटू ए, बाहर निकल रहा है इसलिए प्लस, और E2 इंटू ए, नेट कितना हो गया, नेट फ्लक्स, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि E2 माइनस E1 इंटू ए, ये तो माइनस में ना है, ए तो कॉमन ले लिए, और नेट फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनक्लोज निकाला जा सकता है कि इसके अंदर में Q इनक्लोज्ड कितना होगा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ से आंसर नहीं, Q इनक्लोज्ड बराबर 0 नहीं आएगा, इसमें इतना गुना करेंगे। इन दोनों में अंतर देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी क्लोज सरफेस चुनेंगे, कोई भी क्लोज सरफेस चुनिए यूनिफॉर्म में, तो उसके अंदर का फ्लक्स टोटल 0 हो जाएगा, जितना आएगा उतना निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। नॉन यूनिफॉर्म में कोई क्लोज सरफेस चुनेंगे तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, इसलिए फ्लक्स 0 नहीं होगा। फ्लक्स 0 चूंकि नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है, इसलिए इनक्लोज चार्ज भी आ गया, यानी इनक्लोज चार्ज भी कुछ ना कुछ बताएगा, और यहाँ पे इनक्लोज चार्ज कितना बताएगा, 0 बताएगा। ये दोनों बात नोट्स में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, नोट नहीं कीजिएगा, ये सारा बात नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये एक एरिया है, यहाँ पे एक एरिया है, और इस एरिया के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इस एरिया के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो इसका फ्लक्स का कैलकुलेशन बहुत ही आसान होगा, ई इंटू एरिया कॉस, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इस एरिया का एरिया वेक्टर ये होगा, या फिर इधर से देख सकते हैं एरिया वेक्टर ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही जा रहा है 0 डिग्री एंगल, तो ई इंटू एरिया कॉस 0 तो 1 हो जाता है, तो ई इंटू एरिया होगा, ये एरिया जो भी होगा आर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, तो यदि स्क्वायर शेप का हो तो इसका एरिया हो जाएगा जो भी, और इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एकदम सिंपल सा है, ये एरिया पता हो तो। सपोज कीजिए कि ऐसा नहीं एरिया हो, सीधा 90 डिग्री से इलेक्ट्रिक फील्ड गिर रहा हो, ऐसा नहीं हो, ये एरिया थोड़ा तिरछा हो जाए, ऐसे हो जाए, ये इलेक्ट्रिक ऐसा हो एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो अभी भी हम निकाल लेंगे, इसका एरिया वेक्टर निकाल लेंगे, एरिया वेक्टर ऐसा होगा 90 डिग्री, ऐसा होगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों के बीच एंगल उसे भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसी पॉइंट को करते हैं।
जैसे सपोज कीजिए कि एरिया है ये एरिया, ये 90 डिग्री मान लीजिए, ये वाला एरिया मान लेते हैं कि एरिया A1 है, इसका एरिया A1 है, ये एरिया A है, ये एंगल थीटा है। जैसे ट्रायंगल जैसा बना लीजिए, जैसे ये वाला एक एरिया है, एक ये एरिया दिख रहा है, एक ये एरिया दिख रहा है, तो ऐसे करके हम कर लिए। तो सामने से जो आप देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा होगा। जैसे ये एक एरिया ले लिए कि ये एरिया ले लिया, ऐसे कर लिए तो ट्रायंगल जैसा बन रहा है। तो ये चीज़ आपको तो लाइन दिख रहा है ना, वही लाइन ये बना है, ये एरिया A1 है, और इधर जो सामने जो ये एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया, ये एरिया का ये भी लेंथ दिख रहा है आपको, ये एरिया को A बोले। तो यहाँ पे हम इस एरिया के बारे में देखिए क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा दे लगाएं तो इसको लिख सकते हैं A को A1 कॉस थीटा। इसकी ये जो हो गया हाइपोटेनस, सारा फार्मूला वही लगेगा, जो लेंथ का फार्मूला लगता है एरिया में भी वही फार्मूला लग जाएगा। ये A1 हो गया और ये A हो गया, तो A को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर बेस बटा हाइपोटेनस। तो हम लोग कह सकते हैं A बराबर A1 कॉस थीटा। अभी यहाँ पे फिर से इस चीज़ को, इस डायग्राम को यहाँ पे देखिए, ये एरिया है, इसका एरिया वेक्टर ये हो गया और इसका एरिया वेक्टर ये है 90 डिग्री। इस सरफेस पे ये 90 डिग्री और इस सरफेस पे ये 90 डिग्री। सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इधर से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अभी इस सरफेस से फ्लक्स कितना, इस सरफेस से फ्लक्स कितना और इस सरफेस से फ्लक्स कितना। इस सरफेस से तो बिल्कुल आसान है, इस सरफेस से फ्लक्स E इंटू एरिया हो जाएगा क्योंकि थीटा 0 दिख रहा है, तो E इंटू एरिया, ये तो सिंपल है, यहाँ निकालना है। ये एंगल कितना लिए थे, थीटा, तो यहाँ भी थीटा मान लीजिए। तो बताइए कि ये एंगल कितना होगा। ऐसा करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, तो थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा थीटा। पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है। और ये ट्रायंगल के बारे में देखें तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा फिर से थीटा। तो इस सरफेस से फ्लक्स कितना आएगा, तो E इंटू एरिया और कॉस थीटा, यानी बोलेंगे E A1 कॉस थीटा, ठीक है। अभी यहाँ से देखिए A1 कॉस थीटा, A1 कॉस थीटा को क्या बोला जा सकता है, A, तो हम बोलेंगे E इंटू इस चीज़ को A बोलेंगे, यानी दोनों क्या हो गया सेम। ये भी E इंटू ए था, इस एरिया से, इस सरफेस से फ्लक्स E इंटू एरिया था, इससे भी निकाले तो E इंटू एरिया, लेकिन कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। A1 कॉस थीटा, A1 कॉस थीटा होगा तो A1 कॉस थीटा को A बोलते हैं, यानी कि A दोनों सेम हो गया। तो देखिए हमारे लिए जो पॉइंट है जो काम का पॉइंट निकल कर आ रहा है, ये बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपसे बोला कोई कि इस एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इससे निकालना थोड़ा टफ है क्योंकि एंगल वेंगल लेना पड़ेगा, तो उसके बजाय अब इसको मत निकालिए, इससे निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों का आंसर क्या होता है, सेम आता है। इससे निकालिए, इससे निकालिए, दोनों का एरिया, दोनों का फ्लक्स सेम ही आता है, इंटू एरिया ही आता है। तो हम बोलेंगे कि इससे आपसे पूछे कि फ्लक्स कितना होगा, तो वही फ्लक्स होगा जो इससे होगा। तो हम ऐसे करेंगे, जब भी इंक्लाइन प्लेन का आपको चाहिए, किसी इंक्लाइन प्लेन से फ्लक्स, तो इसका प्रोजेक्शन सामने लेंगे, प्रोजेक्शन सामने लेंगे तो ये वाला प्लेन बनेगा, और ऐसा प्लेन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसा एंगल बनाता है सब, ये 90 डिग्री बनाता है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो भी एरिया पूछेगा उसका बस प्रोजेक्शन ले लीजिएगा 90 डिग्री पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 डिग्री बने बस उसका एरिया काउंट में डाल दीजिएगा, और ये कितना हो जाएगा E इंटू एरिया फ्लक्स, ठीक है। अभी एक बार समझिए, और भी इस पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके खुद से समझने का कोशिश कीजिए क्या बताना चाह रहे हैं हम। एक बार देखिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। आप कुछ इसको समझे होंगे, फिर से आप यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करें। जैसे सपोज कीजिए ये हो गया 90 डिग्री, यहाँ से एक एरिया ये लिए, एक एरिया ये लिए, एक एरिया ये लिए, एरिया A1 A2 A3 A4, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। आपसे बोले कि ये जो सबसे बड़ा सा एरिया दिख रहा है A1 से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो हम लोग बोले थे कि जो भी पूछे उसका प्रोजेक्शन ले लेना है। तो इस जो लंबा सा बड़ा सा एरिया दिख रहा है A1, इसका प्रोजेक्शन लेंगे वो भी आ जाएगा A4 ही,
सेम। यदि ये A2 लें, इसका भी प्रोजेक्शन कौन सा आएगा, A4 ही, और A3 लें, इसका भी प्रोजेक्शन A4 ही आएगा। तो हम बोलेंगे कि सारे का फ्लक्स सेम होगा, φ1 बराबर φ2 बराबर φ3, सबका सेम होगा, कितना के बराबर, इसके बराबर होगा। वो हो गया E इंटू एरिया कितना हो गया, A4, ये वाला एरिया। तो हम लोग इंक्लाइन प्लेन का पूछे तो इंक्लाइन प्लेन का नहीं निकालना है, हम लोग को सामने उसका प्रोजेक्शन ले लेना है। जैसे जिस रूम में, जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ाई कर रहे हो, वो कमरा क्यूबिकल होगा, क्यूब जैसा होगा, उसमें इंक्लाइन आप क्यूब बना लीजिए, इंक्लाइन एक प्लेन बनाइए क्यूब का, एक उधर का ऊपर का, एक ऊपर जहाँ पे आप हैं ऊपर में, और नीचे में एक इंक्लाइन जैसा बनाइए। अब आपको इस प्लेन से चाहिए फ्लक्स, तो मत निकालिए इससे, आप किससे निकालिए, उसका प्रोजेक्शन लेंगे, तो जिस दीवार के सामने आपका जो दीवार दिख रहा होगा उससे निकाल लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इस दीवार से 90 डिग्री बनेगा। तो आपको E इंटू कौन सा एरिया लेंगे, प्रोजेक्शन वाला एरिया जो 90 डिग्री बनाता है, A4। तो हम लोग के ये क्वेश्चन आसान होगा, ऐसे करके नहीं निकालेंगे, इसके बदला में ये बता देंगे आंसर। ठीक है, नोट्स में देख लीजिएगा, पेज नंबर 3 पे पॉइंट है। जैसे हम दो केस लिए हैं, क्यूब बनाए हैं, क्यूब में एक ये डायगोनल वाला, अब जिस रूम में आप हैं, जिस रूम में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस रूम में आप देखिए डायगोनल ऐसा बना के, ये रूम हो गया आपका, एक ऊपर का दीवार के कॉर्नर पे दिख रहा होगा लाइन, और एक नीचे में ऐसा करके डायगोनल जैसा एक सरफेस मान लीजिए, और एक यहाँ पे एक ऐसा सरफेस मानिए। आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे करके आप समझ सकते हैं, ये इस टाइप का कोई सरफेस है, इस टाइप का कोई सरफेस है, इस तरह का तिरछा किया हुआ सरफेस है, आपको जो दिख रहा है इस टाइप से किया हुआ, और इसमें है कि सामने के साइड में, जैसे क्यूब होगा तो सामने के साइड में, बस दोनों सेम ही चीज़ है। जैसे पहले ऐसा डायगोनल ले लीजिए, जिस रूम में आप हैं उस रूम में ऐसा डायगोनल ले लीजिए, और दूसरे बार में ऐसा डायगोनल ले लीजिए। पहले बार में ऐसा डायगोनल लिए हैं तो ऐसे रूम का होगा, तो ये भी बन सकता है डायगोनल। आप ऊपर से नीचे लें तो ऐसे भी बन सकता है डायगोनल, आप उधर ऊपर ले लें और इधर नीचे ले लें तो ऐसा डायगोनल बनेगा। तो ये वाला केस है, ये डायगोनल का केस है, ये आगे की तरफ, ये जो है आगे की तरफ आया हुआ है, ये इंक्लाइन पीछे वाला पोर्शन है ऐसा गया हुआ, और इसमें ये जो केस है ये वाला केस है। तो अभी इस केस में, दोनों ही केस में, जैसे ये वाला केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। इसको इस तरह से डायग्राम में आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन हो गया ये वाला केस का, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। कह रहा है कि इससे कितना फ्लक्स निकलेगा इस सरफेस से, तो हम लोग इसका नहीं निकालेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे। तो इसका जो प्रोजेक्शन लेंगे तो सामने का स्क्वायर का फेस बन जाएगा, सामने प्रोजेक्शन, यानी कि इसका आपको चाहिए इस इंक्लाइन का, तो इंक्लाइन का ये वाला जो बनेगा पोर्शन, ये वाला जो एरिया निकल कर आएगा, इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये एरिया बनेगा, ये एरिया। तो इस एरिया से हम बोलेंगे कि इसका जो फ्लक्स होगा वही होगा जो इस एरिया का फ्लक्स होगा, दोनों सेम होगा, और इसका निकालना आसान है। इसका हो गया E इंटू ये एरिया, एरिया कितना होता है स्क्वायर का, A स्क्वायर। तो सीधा सीधा देख लीजिए, ये वाला जो केस है ऐसे टाइप का केस है, आपसे पूछा था इसका कितना होगा, इसका प्रोजेक्शन लेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये वाला एरिया आएगा, या फिर इधर का एरिया बोल लीजिए, या फिर इधर का एरिया बोल लीजिए, दोनों सेम ही आएगा। समझने का सिर्फ इसको आप समझिए। इंक्लाइन प्लेन का नहीं निकालते हम लोग, इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्शन लेते हैं, तो प्रोजेक्शन तो यही ना आएगा, ये हो गया। इस केस में देखिए, इस केस में इंक्लाइन है किस डायरेक्शन में, ये है सामने के डायरेक्शन में, ऐसे सामने के डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यही केस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके प्लेन के पैरेलल चलना शुरू किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे कितना फ्लक्स बोलेंगे, जब किसी भी सरफेस के पैरेलल चले, किसी भी सरफेस के पैरेलल चले तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाए, सामने से आए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आने लगे, तो इसका भी प्रोजेक्शन लेंगे तो स्क्वायर का साइड आ जाएगा, ये स्क्वायर का फेस आ जाएगा, तो इसका भी सेम ही आंसर होगा। यानी इस केस में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकलता हुआ दिखने लगे, ऐसा बाहर की तरफ, तो उस केस में भी फ्लक्स बोलेंगे तो E इंटू ये जो एरिया दिख रहा है ये वाला, ये स्क्वायर, दोनों सेम। वैसे ही इसको देख लीजिए, नोट्स में किया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखें कि कोई भी इंक्लाइन प्लेन से आपको चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उससे नहीं निकालेंगे, उसका प्रोजेक्शन लेंगे सामने, सामने इस तरह से लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वो एरिया निकल जाए, तो उसी से निकाल लेंगे। अभी जैसे मान लेते हैं कि कोई हेमिस्फीयर है, इसका डायग्राम आप ऐसे भी करके देख सकते हैं, हेमिस्फीयर है,
ये जो सर्कुलर एरिया है ये हमको लाइन दिख रहा है, यहाँ पे लाइन बना है। तो आपको जैसे सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, आप चाहे तो ऐसे करके भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा लाइंस गया हुआ है, यहाँ से ऐसे जा रहा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्लोज सरफेस चुन लिए, हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर चुने हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लक्स कितना होता है, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे थोड़ा देर पहले कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज सरफेस से देखा जाए तो फ्लक्स जीरो होता है, क्योंकि जितना इंटर करता है उतना निकल जाता है। ठीक है, और इसमें जो इंटर कर रहा है दोनों जीरो होना चाहिए। इंटर कर रहा है कुछ निकल रहा है, यानी कि इधर से जितना इंटर कर रहा है उसको -5 लिखें और निकलने वाले को +5 लिखें, तो दोनों मिलकर जीरो हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि ये जो कर्व सरफेस से है उतना ही फ्लक्स निकलेगा जितना ये प्लेन सरफेस से निकलेगा, तभी दोनों खत्म होकर जीरो हो जाएगा। एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, खत्म होकर जीरो हो जाएगा। तो आपसे कर्व सरफेस से पूछे कि कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना है, तो वही आंसर होगा जो प्लेन सरफेस से होगा। कर्व सरफेस का और प्लेन सरफेस का दोनों आंसर सेम होगा, एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा। क्लियर है? अभी दूसरे तरह से इसको देखते हैं, इसको दूसरे तरह से समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा है कि कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना होगा। आपसे पूछा है कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि कोई भी इंक्लाइन प्लेन हो तो उसका नहीं निकालते हैं, उसका प्रोजेक्शन लेते हैं। तो इस कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन क्या होगा, इस कर्व सरफेस का पूरा प्रोजेक्शन ये एरिया निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और ये जो एरिया निकल रहा है ये बिल्कुल प्रोजेक्शन इसका, इस कर्व सरफेस का ये प्रोजेक्शन निकल कर आता है। तो हम लोग कर्व सरफेस से चाहिए तो वही आंसर होगा जो फ्लैट सरफेस का है, प्लेन सरफेस का है, सर्कुलर एरिया का है, वो हो जाएगा E इंटू एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr²। तो कर्व सरफेस का पूछा है तो कर्व का नहीं निकालेंगे, इसका प्रोजेक्शन लेंगे। इसका प्रोजेक्शन ये प्लेन सरफेस निकला और प्लेन सरफेस का ये फार्मूला लग गया E इंटू πr²। यही चीज़ यहाँ भी बता रहे थे, ये अलग स्टाइल से बताया जो पहले पढ़े थे। इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो कर्व सरफेस का पूरा प्रोजेक्शन ये फ्लैट आएगा, प्लेन आएगा, सर्कुलर एरिया आ जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा। अभी हम इसको पहले वाले मेथड से पढ़ रहे थे कि पूरा का पूरा फ्लक्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब जितना इंटर करेगा उतना निकलेगा, तभी होगा पूरा का पूरा क्लोज सरफेस का जीरो। तो ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होना चाहिए, एक माइनस एक प्लस, यानी कि जितना कर्व का होगा उतना ही फ्लैट का होगा। नोट्स में देख लीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि एक हेमिस्फीयर है, ये हो गया सर्कुलर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इस फॉर्म में है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अभी फ्लक्स चाहिए कर्व सरफेस से, अभी फ्लक्स चाहिए कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना होगा और फ्लैट सरफेस से कितना होगा, सर्कुलर एरिया से कितना होगा, सर्कुलर एरिया से कितना होता है। सर्कुलर एरिया से जीरो, ये जो सर्कुलर एरिया है इसी के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है तो उसका तो जीरो होगा, लेकिन जो कर्व सरफेस दिख रहा है इसका कितना होगा, ये भी जीरो ही होगा। देखिए कैसे, इसको समझना है सिर्फ कि कर्व सरफेस से इतना दूर को आप आधा आधा पार्टीशन कर लीजिए, हाफ हाफ कर लीजिए। इतना दूर में जितना फ्लक्स इंटर कर रहा है इतना दूर में, उतना ही यहाँ से देखिएगा कि निकल रहा है, सब जगह से निकल रहा है। आप देखिएगा कि जितना इस कर्व सरफेस का जितना एंट्री है, यहाँ से जितना इंटर कर रहा है फ्लक्स, उतना ही यहाँ पे निकलता हुआ भी दिख रहा है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा कर्व सरफेस का, जीरो। इसमें प्रोजेक्शन लेना नहीं है आपको, कर्व सरफेस का बोला ना है, जैसे कि हम लोग इस शेप का कर्व सरफेस बनाते थे तो इसका पूरा का पूरा प्रोजेक्शन ये बनता था, ये बन जाता था। लेकिन यहाँ का यहाँ पूरा का पूरा कर्व सरफेस लें तो प्रोजेक्शन हमको यहाँ ना आएगा, इस पूरे का कर्व सरफेस का प्रोजेक्शन लेंगे तो यहाँ आएगा, ये फ्लैट बन जाएगा। तो हमको प्रोजेक्शन जहाँ मान लीजिए वहाँ नहीं ले सकते, हमको प्रोजेक्शन इस तरह से लेना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों कैसा हो, 90 डिग्री एंगल बना रहा हो। तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन हम लोग नहीं ले सकते, प्रोजेक्शन लेंगे पूरा का पूरा
कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे आधा दूर रहेगा इतना नहीं रहता है, तो इसका प्रोजेक्शन लेते हो तो ये आता। लेकिन हम लोग यदि इसका लें इतना दूर तो यही प्रोजेक्शन आएगा, इसका भी लें तो यही आएगा। तो इधर अंदर जा रहा है तो इसको माइनस बोलेंगे, और ये बाहर निकला इसको प्लस बोलेंगे। दोनों तो सिमेट्रिकल है तो जीरो हो जाएगा। तो कर्व सरफेस से भी जीरो, सर्कुलर एरिया से भी जीरो, और हम लोग पहले जो पढ़े थे उससे भी बना सकते हैं इसको कि ये हो गया, इधर से इंटर कर रहा है और इधर से निकल रहा है। टोटल फ्लक्स जीरो होता है। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टोटल जीरो होता है। तो जीरो का फ्लैट से तो होगा नहीं, तो पैरेलल है, तो जितना इंटर करेगा -10 निकल जाएगा +10, तभी जीरो होगा। तो टोटल कर्व सरफेस से कितना बोला जाएगा? टोटल कर्व सरफेस से कितना बोलेंगे? जीरो बोलेंगे, -10 +10 मिलकर। तो यही चीज़ समझाना था कि इस तरह का फॉर्मेट हो, यही हेमिस्फीयर ऐसा हो, यही हेमिस्फीयर ऐसा हो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो, तो इसमें कर्व सरफेस से बोले कि कितना होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा E × πr²। ये वाला प्रोजेक्शन बन रहा है, लेकिन इसमें जीरो हो जाएगा। कर्व सरफेस से कितना होगा? क्योंकि जीरो, क्योंकि जितना कर्व सरफेस से इंटर कर रहा है उतना कर्व सरफेस से ही बाहर निकलता है। यहाँ में कर्व सरफेस से जितना इंटर करता है, यहाँ पे कर्व सरफेस नहीं है, फ्लैट है, तो ये फ्लैट से बाहर निकलता है। ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो जितना इंटर करेगा उतना निकल जाएगा। तो ये सब डिस्कशन हम लोग किए, आप नोट्स में देख लीजिए, सब लिखा हुआ है। इतना ज़्यादा डिटेल में बहुत ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है, आप नोट्स में आप देख लीजिए। एक लास्ट पॉइंट है, इसको देख लीजिए। एक क्यूब है, क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज और एक यहाँ पे एक चार्ज रख दें, तो ये बताना है क्या इन दोनों से फ्लक्स सेम निकलेगा? ये चार्ज कहने का मतलब कुछ नहीं, टॉर्च है, बल्ब है, लाइट जल रहा है, तो हम देखेंगे कि ये एक सेंटर पे रखा है कि इधर रखा है, तो ये दोनों पे सेम ही लाइट गिरेगा, क्योंकि ये दोनों जिस तरह से इतना दूरी पे है उतना ही यहाँ से भी दूरी, तो दोनों से फ्लक्स सेम निकलेगा, यानी इन दोनों से फ्लक्स सेम होगा। अब ये बात कीजिए, क्या इन दोनों से भी फ्लक्स सेम होगा? नहीं। एक देखिए, इस दीवार से इस सरफेस से नज़दीक में चार्ज है, लेकिन इससे बहुत दूर वो चार्ज है। दो चार्ज है, यहाँ पे दोनों सिमेट्रिकल नहीं ना, ये दोनों सरफेस सिमेट्रिकल नहीं, यहाँ नज़दीक में यहाँ दूर में, तो बोलेंगे कि ये दोनों सेम नहीं होगा, पर ये दोनों सेम होगा। तो नोट्स में जाइएगा, देखिएगा, तो पेज नंबर 4 के ऊपर में पॉइंट लिखा हुआ है, एक बार आप देख लीजिए। तो हम लोग अभी फ्लक्स से रिलेटेड बहुत सारा थ्योरी पढ़े हैं। अब एक बार क्वेश्चन अभी शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले एक बार आप रिवाइज कर लीजिए नोट्स में जाकर, वीडियो में नहीं। वीडियो तो आप सब समझ ही गए जो समझना था। आप नोट्स में जाइए, एक बार जल्दी से आप रिवाइज कीजिए 2 से 3 मिनट के अंदर, और फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। जल्दी से कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और रिवाइज कीजिए, और फिर हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे सारा चीज़, जो थ्योरी हम लोग पढ़े अभी, और अब समझ में भी आपको आ गया होगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं, उससे क्वेश्चन करेंगे तभी जाके क्लियर होगा पूरा थ्योरी। पेज नंबर 4, जिनके पास मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक, पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है IIT 2004 का। तो जो मेडिकल वाले स्टूडेंट है वो लोग भी बनाएंगे, सब लोग बनाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये सब सारा क्वेश्चन आपको मेडिकल में, नीट में और JEE मेन में क्वेश्चन रिपीट करता है। तो इसको आप देखिए, क्वेश्चन को क्या लिख रहा है। वीडियो पॉज करके खुद से बनाएं, या आपके पास क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन बैंक है, मेरे ऐप से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर लिए हैं, और आपको कर लेना भी चाहिए। क्वेश्चन जितना डाउनलोड कीजिए, प्रिंट फॉर्म में उसको रखे रहिए, और जब भी बोले कि इस पेज का ये क्वेश्चन देखना है तो देखिए। कुछ करेक्शन करना हो तो हम यहाँ पे बताते चलेंगे, आप क्वेश्चन में करेक्शन कीजिएगा। कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये क्वेश्चन आप देखिए वीडियो पॉज करके, बताइए क्या आंसर है। कौन सा आंसर होना चाहिए इसका? कह रहा है कि गॉसियन सरफेस है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होता है? चार्ज तो फॉर्मूला में चार्ज अंदर वाला होता है, इनक्लोज चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से होता है? इन अंदर और बाहर सब के कारण, टोटल के टोटल। तो कौन सा आंसर हो गया? ड्यू टू ऑल, डी ऑप्शन हो गया इसका। आसान क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 50। पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 50 है। ये JEE मेन 2003 का क्वेश्चन है। आप बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन, आपके पास बुकलेट होगा, क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन में पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 50 खुद से करके देखिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, क्लोज सरफेस एक है, उसमें अंदर की तरफ इंटर कर रहा है φ1 फ्लक्स और बाहर की तरफ निकल रहा है φ2 फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स कितना बोला करेंगे? नेट फ्लक्स बाहर वाले को प्लस बोलते हैं, अंदर वाले को माइनस बोलते हैं, और ये फार्मूला होता है इनक्लोज चार्ज बटा ε0। क्वेश्चन में क्या बोला? इनक्लोज चार्ज कितना होगा?
लिखा है इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द सरफेस, इस सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा, वही इनक्लोज के बारे में पूछ रहा है। तो क्यू इनक्लोज कितना हो गया, इसे गुना कर दीजिए। कौन सा आंसर हो गया, ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज का, पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 53, पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 53। अब देख लीजिए बोर्ड पे क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए, पहले वीडियो पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, सोचिए समझिए क्या है क्वेश्चन। आपसे सिर्फ क्वेश्चन में पूछा है कि ये वाले सरफेस से यहाँ से फ्लक्स कितना जाएगा, आपसे पूरे क्यूब का नहीं क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्लक्स थ्रू ABCD, ABCD इस फेस को बोला जा रहा है। उस डायग्राम में देखिए ABCD जो डायग्राम में दिखा रहा है, ABCD इस फेस को सिर्फ बोला जा रहा है। तो अब इस सबसे लेना देना है आपको, इस सबसे कुछ लेना देना नहीं, आपको इस फेस से चाहिए, सिर्फ ये वाला सरफेस से। तो यहाँ से जितना क्रॉस करेगा इधर, उतना इधर क्रॉस कर जाएगा, नेट कितना हो जाएगा इसका आंसर, 0। ऑप्शन हो गया इसका 0। पेज नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 43। ये है जेई मेन 2018 का, पिछले साल का क्वेश्चन है जेई मेन का, देख लीजिए इसको। जेई मेन ऑनलाइन था लास्ट ईयर का, पिछले साल का जेई मेन ऑनलाइन का क्वेश्चन है 2018 का। फ्लक्स थ्रू स्क्वायर सरफेस से कितना होगा, अभी अभी हम लोग डिस्कस किए थे, उसको 6 सरफेस से पैक कर दे तो पूरा क्यूब बन जाएगा, पूरा क्यूब के अंदर में चला जाएगा। तो पूरे क्यूब का क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो एक का कितना हो जाएगा 1/6। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 70, पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 70। ये है जेई मेन ऑनलाइन 2012, जेई मेन ऑनलाइन 2012 का क्वेश्चन है, और इसको इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं इसको VBI का मार्क लगाइए, क्वेश्चन नीट में पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, और जेई मेन में दोबारा भी पूछ सकता है। तो इसको खुद से करके देखिए क्या होगा। तो डायग्राम ऐसे दिया हुआ, एक हेमिस्फेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वर्टिकल से 45 डिग्री π/4 बना रहा है एंगल। तो कर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पूछ रहा है। इसका 2 कंपोनेंट, इसका एक ये और एक ये। तो एक तो कंपोनेंट ये हो गया E, ये हो गया E, इधर कितना हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट E cos 45, और इधर कंपोनेंट E sin 45। ये कितना हो जाएगा E/√2, ये भी हो जाएगा E/√2 ही। तो इसमें बताइए कि इसका पहले तो कितना हो जाएगा, इसका फ्लक्स कितना होगा कर्व सरफेस से। तो ये कहने का मतलब ये हो गया डायग्राम ऐसा कर, और ये कंपोनेंट मतलब एक ही लाइन है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे करके लाइन है बहुत सारा। इसका कितना आंसर आता था 0। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ऐसा हो पूरा कर्व सरफेस से चाहिए तो कितना आ जाता था, इस कंपोनेंट का आंसर 0 आता था। यानी इसका आंसर नहीं होगा, इसका तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन नहीं बहुत सारा लाइन है। तो जो आंसर आएगा किसका आएगा, सिर्फ ऊपर वाले का आएगा, इसका आएगा सिर्फ ऊपर वाले का, इस कंपोनेंट का। उसका डायग्राम बना है तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट ऐसा ऐसा होगा, ऐसा लाइन होगा, E/√2 है। तो कर्व सरफेस से चाहिए, ये कर्व सरफेस से चाहिए तो उसका प्रोजेक्शन कौन सा आएगा, ये। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E/√2 इंटू कौन सा एरिया, ये वाला सर्किल का एरिया। सर्किल का एरिया कितना होता है πr², यानी कौन सा आंसर हो गया B, E/√2 πr²। आंसर B हो गया, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 44 का क्वेश्चन नंबर 31 ये है PMT AIPMT मेडिकल में पूछा हुआ है, 2011 का क्वेश्चन है। बोर्ड पे देखिए
AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, पेज नंबर 44 का 31। खुद से बनाइए इसको। कह रहा है कि ये क्लोज सरफेस है, इसका रेडियस r है और इसके अंदर में चार्ज q है, तो फ्लक्स अभी कितना नहीं होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इस सरफेस से। अभी क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि द रेडियस डबल, रेडियस को दुगना कर दिया जाए, रेडियस को डबल कर दिया जाए तो ये होगा। तो कह रहा है कि रेडियस को इधर 2r कर लिया जाए तो अभी फ्लक्स कितना होगा, तो अंदर में बंद, यदि बड़ा सा रेडियस कर लें तभी भी अंदर में बंद तो यही चार्ज रहेगा, तो अभी भी आंसर उतना ही आएगा, सेम रहेगा, दोनों सेम रहेगा। रेडियस बड़ा कर दें, बड़ा सा स्फेयर चुन लें तो अंदर में तो चार्ज वही ना बंद है, क्यू का क्यू ही है, कितना भी बड़ा स्फेयर कर लें अंदर में तो चार्ज वही बंद है, तो आंसर वही आएगा, सेम आएगा, रिमेन्स द सेम, सी ऑप्शन। पेज नंबर 36, पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 36, ये AIPMT CBSE मेडिकल 2010। देखिए यहाँ पे खुद से देखिए इसको सॉल्व करके क्या होना चाहिए। क्वेश्चन में सबसे जो खास बात है, थर्ड लाइन में देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन, यानी कि जो सरफेस है इसी के प्लेन में है, जैसे ये सरफेस है इसी के प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चले या तिरछा चले, लेकिन प्लेन तो वही ना है, तो जब भी प्लेन के पैरेलल हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे ऐसे या ऐसे या ऐसे किसी भी शेप में, लेकिन वो पैरेलल हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, 0, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर तो ये बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, लेकिन एरिया वेक्टर तो ये है 90 डिग्री, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों के बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो कॉस 90 डिग्री, कॉस थीटा जो 0 हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। तो हम भी यहाँ पे देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन बोला है कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे रहता, किसी भी शेप में रहता, किसी भी डायरेक्शन में रहता, लेकिन उस प्लेन के पैरेलल है ना, उसी के प्लेन में ना है, तो 0 हो जाएगा, कोई फ्लक्स नहीं। लिखा है थर्ड लाइन को फिर से पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन, जहाँ सेम प्लेन को अंडरलाइन कर लीजिए, सेम प्लेन मतलब कोई फ्लक्स नहीं, 0 आंसर। पेज नंबर 47, नेक्स्ट पेज नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 51, पेज नंबर 47 का क्वेश्चन नंबर 51, ये भी AIPMT मेडिकल में पूछा हुआ 2006 में। देखिए इसको करके, इसमें भी सेम क्वेश्चन वही बोल रहा है कि जो सरफेस है उसी के पैरेलल में है, यानी कि सेम प्लेन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो स्क्वायर बना हुआ है इन द प्लेन ऑफ पेपर, ये जी प्लेन है इस पे स्क्वायर बना हुआ, ये सरफेस हो गया, और कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि उसी के प्लेन में है, यानी कि यहाँ भी थीटा कितना है, 0 डिग्री है, मतलब कहने थीटा 0 डिग्री नहीं, कहने का मतलब ये जो सरफेस है उसी के पैरेलल में, उसी के प्लेन में यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे इतना दूर रहे, आपको ऐसा करके बना दिया क्वेश्चन कि ये स्क्वायर है, इतना ही दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन उसी के प्लेन में है, तो यहाँ भी एरिया वेक्टर तो ऐसा बनेगा, एरिया वेक्टर तो ऐसा बनेगा, यहाँ भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, यहाँ भी फ्लक्स 0। और सीधा सीधा दिमाग में डाल लीजिए, कोई भी सरफेस कोई भी प्लेन हो उसी के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड चलना शुरू करे तो वहाँ कोई फ्लक्स नहीं होता है, 0 हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन वही बोल रहा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इन द प्लेन ऑफ पेपर, और उसी प्लेन ऑफ पेपर में सरफेस भी है, यानी दोनों पैरेलल हो गया, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल हो गया, 0 आंसर। पेज नंबर 46, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 45, पेज नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर 45 AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है ये जो कर्व सरफेस है, ये पूरा का पूरा कर्व सरफेस, इससे फ्लक्स फाई हो तो ये जो सरफेस ए है, यही क्वेश्चन बोल रहा है, फ्लक्स लिंक्ड विथ प्लेन सरफेस ए, यानी इससे फ्लक्स कितना होगा, फाई डैश, ये कितना होगा, क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। एक सिलेंड्रिकल हॉलो सिलेंडर है, इसके अंदर में चार्ज क्यू है, एक कर्व सरफेस है, 2 प्लेन सरफेस है, कह रहा है कि इससे कर्व सरफेस से फाई है तो प्लेन से कितना होगा। हमको ये पता है टोटल फ्लक्स होता है अंदर में बंद बटा एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स कितने भाग में बटा हुआ है, एक कर्व सरफेस
कर्व सरफेस प्लस ये प्लेन सरफेस बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो 2 इंटू फ्लक्स थ्रू प्लेन सरफेस, इतना बराबर कितना आना चाहिए, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कर्व सरफेस का आंसर फाई दिया हुआ, ये फाई है, तो फाई प्लस 2 फाई प्लेन सरफेस बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आंसर आ जाएगा, ये कितना होगा, ये इधर जाएगा तो -5 और हाफ हो जाएगा, यानी कौन सा आंसर हो गया, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी। यही वाला चाहिए था कि ये कितना होगा, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8। अब एक बार देखिए, इसको खुद से पढ़िए, इसको VBI का मार्क लगाइए। जो नीट का तैयारी कर रहे हो, जेईई मेन का, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क लगाइए। क्वेश्चन बिल्कुल पूछने का चांस है। इसको देखिए, IIT कब का है, ये IIT 2011 का क्वेश्चन है। IIT एडवांस 2011 का क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीट करता है ये क्वेश्चन। यदि किन्हीं लोगों को लग रहा हो कि IIT का कोई, जो नीट का तैयारी करने वाले हैं, किन्हीं को लगता होगा ऐसा कि IIT का क्वेश्चन हम लोग क्यों सॉल्व करें, तो जो आप क्वेश्चन बैंक डाउनलोड किए हैं या प्रिंट फॉर्म में लिए हैं, उसका 7 नंबर क्वेश्चन, ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, जो IIT एडवांस 2011 का है। ये क्वेश्चन नीट पूछा है, नीट 2016 में ये पूछा है क्वेश्चन। तो बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, IIT का भी क्वेश्चन नीट पूछता है। अब वो जमाना गया कि अब IIT का क्वेश्चन नहीं पूछता है नीट, कई सारा क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछता है, पर कुछ कुछ रहता है अच्छा क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए क्या है। ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोऑर्डिनेट को यहाँ पे लोकेट कीजिए, कौन कौन सा पॉइंट है। तो इसको बोलेंगे 0 0 वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा x बराबर 0, y के जगह पे a 0, x में भी a, y में भी a, यानी ये पॉइंट x और y दोनों a है, लेकिन z कितना है, 0 है। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसको लोकेट करना हो तो इसको लोकेट करना हो तो x में a, z में a, x में a, z में a, y कितना है, y 0 है, a 0 a और इसका करना हो, इसको यदि लोकेट करना हो तो ये x y हो गया, z में a यानी a, इसको लोकेट कर सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इस एरिया से, ये जो एरिया है, इस एरिया से कितना फ्लक्स निकलेगा, यानी क्यूब का डायगोनल हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना है, x की तरफ लिखा हुआ ना, E0x, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो यानी ये जो डायगोनल है, डायगोनल से नहीं निकालना, इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो ये वाला आएगा, इसका प्रोजेक्शन ये निकल कर आएगा, ये तो डायगोनल है ना। डायग्राम बना के देख लीजिए, डायग्राम में ऐसे है, ये तिरछा है, आपका प्रोजेक्शन तो ये सामने आ जाएगा, ये प्रोजेक्शन सामने आ जाएगा, यानी कि ये जो डायगोनल है इसका प्रोजेक्शन ये सामने आएगा, तो ये बनकर निकलेगा और इससे फ्लक्स आ जाएगा ई की जगह कितना है, E0 है, E0 इंटू ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, a²। इस साइड कितना है, यही ना है लेंथ, साइड का लेंथ a है, तो कितना हो जाएगा, E0 है, सी ऑप्शन। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछे, इसको रिवाइज करके जाना है आपको। ठीक है, तो आज हम लोग गॉस लॉ और फ्लक्स के बारे में पढ़े। आगे हम लोग फर्दर जो प्रोसीड करेंगे तो गॉस लॉ में और डिटेल करेंगे, अंदर जाएंगे, काफ़ी कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।